नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं परदेसी राम वर्मा जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये छत्तीसगढ़ के विख्यात साहित्यकार और लेखक हैं। इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो आपकी जीवनी से जुड़ी हुई कुछ सवाल हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। बताइए। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ तक हुई? देखिए, मेरा गांव जो है ये भिलाई से चरोदा के पास 5 किलोमीटर पर है मेरा गांव, लिमतरा। वो गांव कलाकारों का गांव है और वहाँ टिकेंद्रनाथ टिकरिया जैसे बड़े लेखक का भी गांव है। दानेश्वर शर्मा जी का भी बचपन वहाँ बीता। तो मेरा गांव सांस्कृतिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। वहाँ 1947 18 जुलाई को मेरा जन्म हुआ एक संपन्न किसान के यहाँ। और मैं प्राइमरी स्कूल का नहीं था वहाँ, तो वहाँ से नजदीक में नदौरी गाँव है, वहाँ पहली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, तभी प्राइमरी स्कूल खुल गया। और प्राइमरी स्कूल खुला हमारे गाँव में, तो हम लोग वहाँ जाके भर्ती हुए और 5वीं तक मैं पढ़ा। चौथी तक मैं लिमतरा स्कूल पढ़ा और 5वीं पढ़ने लिए मैं भिलाई आ गया। मेरे चाचा भिलाई में नौकरी करते थे, तो भिलाई के सेक्टर 1 में जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, अब नहीं है, वहां मैं पढ़ा हूँ। और मेरे साथ शेष नारायण शर्मा जो जीएम होकर रिटायर हुए, और ये 2 डॉक्टर हैं बड़े भिलाई में, और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े। वो लड़के 5वीं में पढ़े। 5वीं के बाद मेरे चाचा जी का ट्रांसफर हो गया, तो मैं फिर गांव चला गया और बूढ़ी स्कूल में मैं पढ़ा। मैं 14 साल की उम्र में बरगद की लटें करके, उसमें ये लिखा मैंने कि बड़ का जो वृक्ष है वो तो बच्चे के समान है, लटे उसके लिए, तो उसको बच्चे सहारा देते हैं तो विराट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, लेकिन ऐसा सहारा आदमी को अपने बच्चों से नहीं मिलता। इस समय लिखा हुआ वो कविता बाद में आगे चल करके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो प्रोफेसर थे साइंस कॉलेज राय दुर्ग में, तो मुझे पीएचडी करना था, तो शोध के लिए उनको गाइड बनने के लिए रिक्वेस्ट करने गया। तो बोले क्या लिखते हो? मैंने बताया सारे 15 साल की उम्र में लिखा था और अभी भी कुछ कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे कविताओं को रख लिया अपने पास उन्होंने, और रखने के बाद पढ़ने के बाद बुलाए 4 दिन बाद। बोले परदेसी, ऐसा है तुम जिस ढंग से लिख रहे हो और जो प्रतिभा है तुम्हारे अंदर, तो मेरी सलाह है कि तुम पीएचडी मत करो। एमए तो हो गया तुम अच्छे नंबरों से, लेकिन पीएचडी मत करो। मेरा दावा है कि तुम पर ही लोग पीएचडी करेंगे। तुम ऐसा लिखोगे कि तुम पर पीएचडी करेंगे। और देखिए, वो बहुत बड़े ऋषि समान व्यक्ति थे। 5 लोगों ने मुझ पर पीएचडी किया है, एक कभी डिलीट भी मुझ पर हो रहा है। तो इतना बड़ा, इतने आने वाले समय को देखने वाले जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरु बहुत मिले मुझे। साहित्य की तरफ रुझान जैसा आपने बताया, कब से ऐसा हुआ? वो जो आपने एक कविता लिखी थी वहां से हुआ, या कहाँ से आपका साहित्य की तरफ रुझान कब से हुआ? प्रसंग बताया, लेकिन होता हमारे यहाँ क्या, मेरे पिताजी नाचा पार्टी के प्रमुख थे, वो हारमोनियम बजाते थे, तो लिमतरा नाचा पार्टी के प्रमुख मास्टर थे वो। तो हमारे गांव में सांस्कृतिक समृद्धि बहुत थी। मैं लीला में, बचपन में रामलीला में राम भी बनता था, लक्ष्मण भी बनता था, और कृष्ण लीला में कृष्ण भी बनता था। ये अनुभव रहा मेरा। आगे जब मैं गया तो मैं देखता था कि नाचा के जो कलाकार हैं, और नाचा की जो खासियत है वो ये है कि उसमें गीत भी गाना आना चाहिए, उसमें नाचना भी आना चाहिए, संगीत भी आना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कथा बढ़ाना, कथा लिखने की, कहानी लिखने की कला भी आनी चाहिए। देखोगे कि किसी भी विषय पर, विधवा विवाह पर, कि गरीबी पर, कि शोषण पर, ये कि जाति के मिलाप पर, कि उच्च जातियों के अभिमान पर, कि बड़े दाऊ के माने स्वभाव पर बहुत व्यंग में कहानियां रहती हैं। तो उस कहानियों को कोई बाहर से नहीं लेते वो लोग, वो कलाकार ही उसको डेवलप कर लेते हैं, कलाकार मिलके ही कहानी बना लेते हैं। तो मैं बचपन में सुनता था किस तरह पिताजी और उसके साथी लोग किसी कहानी को आगे बढ़ा लेते थे, कुछ छोटी सी बात को पकड़ के पूरी कहानी करके, और नाचा का गम्मत का एक पूरा का पूरा कथा उस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा मुझ पर। तो मैं कहानियां उसके बाद करीब 20-22 साल की उम्र में पहली कहानी आई मेरी, और आगे चल करके कहानियां पूरे हिंदुस्तान की सब पत्रिकाओं में छपी। बहुत सारे पुरस्कार मुझको मिले, बहुत ज्यादा मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझको लेखन के लिए बहुत समर्थन बड़े लोगों से मिला। कमलेश्वर मतलब ये कहा जा सकता है कि वही एक जगह थी जहां से आप साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ और आपने टर्न किया। देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई, 77 पूरी हो गई, 78 होने को है। मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति के भीतर वो बात रहती है, उसको क्या बनना है। बहुत सारी प्रवृत्तियां रहती हैं आदमी के भीतर,
भीतर, लेकिन उसके भीतर की जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो मूल शक्ति या मूल उसकी रुचि होती है, उसकी ओर वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक आदमी फौज में, मैं जब फौज में गया वहां से लौटा तो लेखक हो गया। एक और मेरा साथी था, अभी उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड में मेरा एक साथी, मेरा हवलदार था, वो उत्तराखंड का था। वो रिटायरमेंट के बाद वही बड़ा लेखक हो गया, प्रेम सिंह नेगी उसका नाम था। तो यानी फैज अहमद फैज साहब फौज में थे, कैप्टन थे वो। तो जो फौज में कहीं कोई साहित्य का लेना देना नहीं होना चाहिए, वहां रह के भी आदमी की प्रवृत्ति नहीं जाती। इसका मतलब है कि मूल प्रवृत्ति ही मेरी साहित्यकार की थी। और आज तो मैं समझता हूँ कि लगभग 40 साल 50 साल का जो जीवन बीता है, लोग कहना ये चाहिए कि ना मैंने नौकरी की, नौकरी मेरी 5 नौकरियां किया हूँ, और भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी को 5 साल पहले मैंने बीआर ले लिया। साहित्यकारों में मैं अकेला आदमी जो साहित्य लेखन के जुनून के कारण, रुझान के कारण मैंने बीआर ले लिया। मेरे साहित्यिक मित्रों में कोई नहीं है दूसरे। तो मेरे भीतर ये बात थी, और लिखने के सिवा किसी बात में मेरी रुचि नहीं बढ़ी, और लिखने को ही मैंने आनंद लिया, लिखने को ही मुझको संतोष मिला, उसी में सम्मान मिला, उसी में पहचान मिली। और पूरा का पूरा मेरा समय जो बीता, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा कोई काम मैंने किया, लेखन के सिवा मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है। आपने देखा कि कितनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी एक किसान का पुत्र होने के बाद, किसानी भी हुई, फौज में भी गए, लेकिन अंदर एक जो कला छुपी हुई थी। कहते हैं कि ऊपर वाला खुद तराश के भेजता है आपको कि आपको किस सांचे में ढाला जाए, आप किस सांचे में ढलेंगे। और इनका सांचा था, इन्हें साहित्यकार बनना था। तो ये सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर आज की बात करें तो साहित्य सृजन कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आज ही की नई बात है। किसी भी क्षेत्र में जो यूनिक काम होता है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होता है, जो अलग काम होता है बहुत सारे पहलवान हैं हिंदुस्तान में हुए, लेकिन 500 दंगल लड़ने के बाद भी जो हारा नहीं, उस आदमी का नाम दारा सिंह है। और वही आदमी हनुमान बना। हनुमान कभी नहीं हारे, हनुमान ने हमेशा जिताया। हनुमान ने बजरंगबली ने पूरे जो सबसे बड़ी भूमिका है, यानी श्री राम ने कहा कि कपि से उरी न हम नाही, इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो हनुमान का था। वो जो भूमिका अदा करनी थी जिस कलाकार को, वो कलाकार था दारा सिंह। तो साहित्य के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो हर संदर्भ में, हर क्षेत्र में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होता है, आज के साहित्य के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, शुरू से लेके आज तक जो जनजीवन को प्रभावित करने के लिए, देखिए एक छोटी सी त्रिनिदाद, मॉरिशस जैसे देशों में, या अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को पकड़ के गन्ने की खेती कराने के लिए, अंग्रेजों के जमाने में सूर्य नहीं डूबता था, आप जानते हैं ये कहावत है। इतना अधिक उनका चारों तरफ राज्य था कि यहाँ अगर रात है तो उधर दिन है। तो अंग्रेज इतने बड़े संसार में उनकी माने देश थे कि अंग्रेजों के राज में सूर्य नहीं डूबता, एक कहावत है। तो मॉरिशस में भी उनका राज था, त्रिनिदाद में भी था। तो यहाँ से जो लोग पकड़ के ले जाए गए, वो लोग वहाँ गन्ना की खेती के लिए गए, आज वही लोग राष्ट्रपति है वहाँ। तो किसके सहारे जिए वो जो आदमी, एक आदमी, एक यानी जो गए और किसी होशियार आदमी ने गुटका रख लिया रामचरितमानस का, और किसी आदमी ने संयोग से तुलसी का पौधा रख लिया, वो उस पूरे दल के नेता हो गए। वही लोग पूजा, यानी वहाँ जाति खत्म हो गई, कोई वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा कोई नहीं रहा, मजदूर या किसी जाति के लोग नहीं रहे। वहां जाते ही, यहाँ तक कि मुसलमान भी वहां जाते हुए यानी हिंदुस्तान से आए हुए यानी भारतीय रहे हो गए वो लोग। पहली बात तो जात खत्म हो गई। दूसरी बात, रामचरितमानस नाम का एक जो अद्भुत ग्रंथ मिला, उससे उनका पूरा संस्कार, भारतीय संस्कार वहां पर फिर से उदित हो गया। वो तालाब हो गए तुलसीदास जी का बताया हुआ रामचरितमानस का, और विशेषकर ये जो हनुमान चालीसा है, उसके पाठ को करते हुए उन लोगों ने जिंदगी बिताया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुलसीदास जी की का विरोध भी होता है, तुलसीदास जी को आलोचना भी करते हैं करने वाले लोग, लेकिन तुलसीदास जी जैसी लोकप्रियता संसार में बहुत कम लोगों को मिली। उसी तरह दूसरी भाषाओं के भी जो बड़े लोग हैं, हजारों लोग एक समय में लेखक होते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में प्रेमचंद को जो कहा जाने हिंदी के प्रथम बड़े साहित्यकार के रूप में जो ख्याति मिली है, वैसी ख्याति तुलसीदास के बाद हिंदुस्तान में अगर किसी लेखक को कोई जानता है तो वो है प्रेमचंद। उसी तरह से आप जानते हो कि शरद चंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, विभिन्न मतलब भाषाओं के कुछ लोगों को आप जानते हैं। नहीं, आप और हम नहीं, बल्कि साहित्य के बड़े विद्वान भी सबको नहीं जानते। इसलिए कि जो अपनी लकीर खींच देता है, जो अपने पत्थर पर लकीर की तरह जो अपना छाप छोड़ जाता है, वही है। वो लिखा हुआ है दुष्यंत ने, चट्टानों पर खड़ा हुआ, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर इन राहों से मैं गुजरा। साहित्यकार कितना बोझ उठा के गुजरता है अपनी जिंदगी में,
ये वही महसूस करता है या फिर उसी की तरह का जो पाठक होता है वो महसूस करता है। तो साहित्य जगत में जो लोग बेहतर काम करते हैं वो हमेशा पहचाने जाते हैं और उनको बेहतर काम करने की प्रेरणा मरते तक मिलती है। तो अभी आज का जो समय है हमारा वो बहुत ही कठिन समय है, इस देश के लिए नहीं पूरे संसार के लिए, क्योंकि मीडिया का विस्फोट हो गया है, आवागमन के साधन बढ़ गए, तो अब ना एक देश देश जैसा छोटा सा सीमा नहीं रह गई, आज पूरा संसार एक ग्लोबल गांव हो गया है। तो इसमें साहित्य का भी अनुवाद बहुत होते हैं, दूसरे भाषा की साहित्य को भी जानते हैं। तो आज का साहित्यकार बहुत बहुत यानी पढ़ा लिखा, बहुत जानकार और बहुत समझदार और दुनिया को समझने वाला व्यक्ति, वो राजनीति को भी समझता है, भूगोल के बारे में जानकारी रखता है, आध्यात्म की जानकारी रखता है। तो आज चुनौतियां लेखक के लिए बहुत ज्यादा है, पहले चुनौतियां लेखक के लिए कम थी। आजादी के दिनों में आजादी के लिए जज्बा पैदा करने के लिए लिखने वाले लोग बड़े लेखक होते थे, लेकिन अब आजादी मिल गई है और दूसरे तरह की परतंत्रता, दूसरे तरह की मुसीबतें, दूसरे तरह का द्वंद, जातिवाद का द्वंद, ऊंच नीच का द्वंद, माने छोटे का द्वंद, बड़े का द्वंद, ये जो द्वंद नया नया नई जैसे अभी आप केविट को देखे हैं तो केविट नाम की बीमारी की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था पुराना आदमी। हैजा को जानते थे या मलेरिया को जानते थे, लेकिन केविट कहाँ से आ गया? जिस समय केविट आया हुआ था उस समय आदमी को यह लगता था कि कौन आदमी कब मर जाएगा इसका कोई महत्व नहीं था। तो इस तरह से आज की चुनौतियां भी बड़ी हैं और इसलिए आज के लेखक लोगों को समझदारी भी बहुत है, उनका लिखने का कौशल भी बहुत है। तो आज पहले से लेके आज तक जो लेखन की सरस्वती है वो थमती नहीं है। दुनिया में कहते जरूर हैं कि आज किताबों का महत्व, लेकिन आज भी किताबों का महत्व है। आप चाहे मीडिया जितना देखिए, लेकिन यानी आराम से खटिया में बैठ के या कुर्सी में बैठ के अक्षरों की दुनिया में जाने का और किताब को खोल करके पढ़ने का जो सुख है, उस सुख को आप मीडिया से या टेलीविजन से नहीं ले सकते हैं। तो किताबें आज भी लिखी जा रही हैं, अच्छा लेखन है। आज के दौर का लेखन बहुत प्रशंसनीय है और एक से एक दिग्गज लोग आज आ रहे हैं सामने।